हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही है और स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। Good morning, sir. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बेसिकली। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। तो एक ही टेक्निक है जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन मतलब दो मिक्सचर जो डाल रहे हैं उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते थे कि सॉल्यूशन शुड बी आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, सो अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो ये वर्ड थोड़ा सा अलग है। एजियोट्रॉप इसका मतलब एकदम सिंपल है। देखो, एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है? एजियोट्रॉप विच आर बाइनरी मिक्सचर्स। तो ये 100% बाइनरी मिक्सचर होंगे, मतलब ए प्लस बी। ठीक है, दो ही कंपोनेंट से बने हुए सॉल्यूशंस होंगे हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो यहाँ पे जो भी कॉम्पोजिशन है इसका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 3:4 कॉम्पोजिशन है, ठीक है, तो ऊपर भी यहाँ पे भी 3:4 ही कॉम्पोजिशन होगा। ओके, तो ये सारे केस में नहीं होता। ओके, सो जो लिक्विड में कॉम्पोजिशन है वही गैसेस में कॉम्पोजिशन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, द सॉल्यूशन विच शोज अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो हमने एक तो दो ये देखे थे। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव डेविएशन दिखे तो वहाँ पे हमें मिलता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दिखाता हूँ अभी मैं, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है तो यहाँ पे हमें मिलेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। लेकिन कहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन होना चाहिए? ओके, तो मैं अगर कुछ पॉइंट्स लिखूँ, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, आप ही बताइए कि मैक्सिमम डेविएशन कौन से पॉइंट पे है, ए, बी, सी या डी? कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम डेविएशन आपको दिखाई देता है? कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन आपको दिखाई देता है? तो वहाँ पे हमें मिलेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बता पाएंगे कोई? ए बी सी डी पॉइंट में से कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन हमें मिल रहा है? एकदम करेक्ट नहीं, ऑन एन एवरेज तो दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे नहीं। अच्छा, डेविएशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू से जितना आप बाहर जाओगे ना उतना उसको डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डेविएशन कितना है, सिर्फ इतना डेविएशन है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ तो आपको शायद समझ में आएगा। इतना डेविएशन है यहाँ से यहाँ तक, ये डेविएशन। यहाँ पे डेविएशन यहाँ से यहाँ तक है। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेविएशन दिखाई दे रहा है सी में। ओके, सबसे ज़्यादा डेविएशन सी में। तो सी जो है, ये जो कॉम्पोजिशन है, इसको हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, वेयर एज सेम चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉम्पोजिशन होगा ना, ये जो कॉम्पोजिशन होगा उसको हम कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, सो एक छोटा सा पॉइंट है ये। दिस पॉइंट इज फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, वेयर एज नेगेटिव डेविएशन देखोगे तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाई देगा। ठीक है, तो ग्राफ के हिसाब से आप आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज जो हमने अभी तक देखा है ना, उसका ये हमने सिंप्लीफाई किया है, एक ही चार्ट पे लेके आने का ट्राई किया है। आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ, और ये दोनों ओबे नहीं करते। नेक्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इक्वल रहती है, जीरो रहती है। यहाँ पे ग्रेटर रहती है, यहाँ पे लेस देन रहती है, तो कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट, डेल्टा वी वॉल्यूम, मतलब एडिशन करने के बाद चेंज इन वॉल्यूम जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव। ओके, ये इक्वेशन फॉलो करता है, यहाँ पे ये इक्वेशन एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो कम या ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अट्रैक्शन फोर्स सारे सेम रहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्स रहेंगे। ए एंड बी के बाहर जाने की टेंडेंसी नहीं रहेगी, यहाँ पे बाहर जाने की टेंडेंसी या तो बहुत ज़्यादा रहेगी या फिर बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी की बाहर जाने की टेंडेंसी सेम है,
यहाँ पे शुड बी सेम। ओके, यहाँ पे एक की ज्यादा होगी, यहाँ पे एक की कम होगी, ठीक। और ये मिक्सचर हमने जो देखे थे कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैंने बता दिया था। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। ओके, मतलब यहाँ पे देखो इथाइल इथाइल है और यहाँ पे हैलोजन है हैलोजन है, तो प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होंगी ना, राइट। तो सेम प्रॉपर्टी मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। वेयर यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी कहीं भी इसमें देखोगे, सपोज ये एसीटोन देखना है, ठीक है, तो एसीटोन क्या है, पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है। अगर ये मिक्स हो जाए तो ये यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है नॉन पोलर, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो ये अनइक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन दिखाई देता है। तो प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि पॉजिटिव डेविएशन होगा कि निगेटिव डेविएशन होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो ये लिस्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये लिस्ट आपको मालूम है तो यहाँ पे मैं सिर्फ रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? सो उसकी डेफिनेशन ये रही, ऑल दोज प्रॉपर्टीज, ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जो सोल्यूशन बनाते टाइम हम जो सॉलिड पार्टिकल डालते हैं, जिसको हम जनरली सॉल्ट लेते हैं ना, ये पार्टिकल जो डालते हैं, इस नंबर ऑफ पार्टिकल पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड है, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो द प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। इसके नेचर से कोई लेना देना नहीं है, ओके। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो कहाँ से रिलेटेड है? तो इसके नंबर से रिलेटेड है, नंबर, ओके। Such properties are called as colligative property. नेक्स्ट, उसमें से फर्स्ट, अभी हमने देखा फोर प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है। एक बीकर ले लिया, इसमें वाटर डाल दिए, ठीक है, वाटर डाल दिया, प्लस कोई एक कंपोनेंट है, ओके, वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, NaCl यहाँ पे जो दिया है ना वही लेंगे, सॉल्ट है, ओके। तो यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे, ऑब्वियसली सॉल्ट ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड, तो ये गैसेस में तो जाएगा नहीं। तो ये तो सवाल यहीं पे खत्म हो गया कि इसके तो फ्यूम्स बनेंगे ही नहीं, ओके। अगर मैं इसको रेड कलर ब्लैक कलर दे दूँ तो इसके कोई फ्यूम्स बनेंगे ही नहीं। तो ऊपर जो भी फ्यूम्स बनेंगे ये किसके होंगे, वाटर के होंगे। सो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, मैं इसको कह सकता हूँ PT, मतलब टोटल वेपर प्रेशर, इज इक्वल टू, एज पर Dalton's law of partial pressure, P total should be equal to partial pressure due to water plus partial pressure due to salt। लेकिन सॉल्ट तो सॉलिड में है और ये सॉलिड का तो गैसेस बनता नहीं, मतलब पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सॉल्ट बिकम जीरो। तो इक्वेशन क्या बढ़ेगा, PT इज इक्वल टू PW, मतलब पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर। सिर्फ इतना ही बनेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर वाटर प्योर फॉर्म में रहता, तो प्योर फॉर्म में अगर वाटर रहता तो उसका पार्शियल प्रेशर को हम कहते हैं P0, PW0 कहेंगे, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे अभी हर बार इसके आगे, हाँ, हर बार सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है ना, तो सॉल्वेंट को हम यूज करेंगे 1, ओके, 1। एंड जो सोल्यूट होता है उसको यूज करेंगे 2 नंबर, ठीक है, 1 and 2। सो सिंपली मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि पूरे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो है ना इक्वेशन उसको मैच होना चाहिए। वाटर को मैं 1 कहता हूँ और दूसरा जो भी सोल्यूट है उसको मैं 2 कहता हूँ। तो PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और P2 तो जीरो है, तो PT इज इक्वल टू P1, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ 1। अगर वाटर प्योर फॉर्म में रहेगा तो उसको हम कहेंगे P10, राइट, प्योर फॉर्म में है तो जीरो स्टैंड फॉर प्योर फॉर्म, राइट। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर काउंटर फाइंड आउट करना है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन, ये इक्वेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू इट्स पार्शियल प्रेशर व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय, याद है किसी को, मल्टीप्लाइड बाय मोल रेशियो x1। तो इसका मोल रेशियो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, अभी देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या होता है, जो कम हुआ है वो विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू। उसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज मैंने दो सॉल्यूशन ले लिए, ओके,
ये ए सॉल्यूशन, ये बी सॉल्यूशन। थोड़ी सी कंसेप्ट अच्छा करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। ए सॉल्यूशन एंड बी सॉल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर, सपोज इस केस में इसका वेपर प्रेशर 850 है mmHg, या इसका भी वेपर प्रेशर 850 है mmHg। फिलहाल के लिए यूनिट को भूल जाओ, कोई उसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ से तो पता नहीं चलता ना कि उसमें सॉल्ट कितना है। ओके, सो ऑब्वियसली कुछ सॉल्यूशन था, उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया सॉल्ट, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया है, तो ये ए बन गया। यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन था, उसमें से सॉल्ट ऐड किया, तो ये बी सॉल्यूशन बन गया। सॉल्ट की क्वांटिटी समझ में नहीं आती। ओके, हमें इतना मालूम है सॉल्ट डालने के बाद वेपर प्रेशर कम होता है। ओके, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनिशियल वेपर प्रेशर ए का जो इनिशियल था, ए जीरो मैं कहूँगा, या एंड यहाँ पे बी जीरो, इसका इनिशियल वेपर प्रेशर सपोज 900 है, ठीक है 900, एंड सॉल्ट डालने के बाद 850 बना। अब यहाँ पे एक आपको आइडिया लग गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर कंपेरेटिव कहूँ कि इसका पहले 1200 है, ओके, अब सॉल्ट डालने से ये 850 बना, तो अब आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू कितने से कम हो गई, ओनली बाय 50। ओके, और यहाँ पे अगर वैल्यू बात करें तो 9 10 12 3 350, तो यहाँ पे वैल्यू 350 से कम हो गई, यहाँ पे वैल्यू 50 से कम हो गई। इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग बहुत ज्यादा है। ओके, और ये रिलेटिव लोअरिंग किसकी वजह से होता है, सॉल्ट की, मतलब इसमें सॉल्ट ज्यादा है। पॉइंट समझ में आ गया कि थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से गया। रिलेटिव लोअरिंग, यस और नो? समझा सर। वेरी गुड। चलो, सो ये है बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग। अब निकालते कैसे है रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर। मतलब यहाँ पे 50 एंड 350 था ना, चेंज इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेरस बी के लिए क्या होगा, 350 डिवाइडेड बाय 1200, तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक्चुअली कितना कम हो गया है, तो उसको देखेंगे। मतलब ये फॉर्मूला है बेसिकली। सो बैक टू आवर पॉइंट, ये हमारा P1 के लिए इक्वेशन है, जो हमारा सॉल्यूशन लिया था, जहाँ पे सिर्फ वाटर प्लस सॉल्ट था। ऊपर इसको हम 1 कहा, इसको 2 कहा, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ P1, ठीक है। तो P1 की वैल्यू इज नथिंग बट x1 इंटू P10, तो ये तो हमारा इक्वेशन है ही। नाउ ये अगर प्योर फॉर्म में रहता है तो इसकी वैल्यू रहती P10। ओके, नाउ चेंज इन वेपर प्रेशर, वाटर का वेपर प्रेशर कितना चेंज हुआ, तो देखो ये इनिशियल वैल्यू बड़ी रहेगी, ये वैल्यू छोटी रहेगी, सो इट शुड बी P10 माइनस P1, ठीक है। तो यहाँ पे इतना चेंज आ गया। ओके, नाउ P1 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन है हमारा, तो ये वैल्यू सिर्फ यहाँ पे डाल देंगे, तो इट बिकम्स P10 माइनस x1 P10, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेम वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, कॉमन फैक्टर है, बाहर निकाल लो, इट शुड बी P10 इन ब्रैकेट 1 माइनस x1। ओके, इट इज फॉर डेल्टा P। नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा P इज इक्वल टू व्हाट, P10 इंटू x2, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिल गया, बाकी कुछ भी नहीं करना था, चेंज इन वेपर प्रेशर निकालना था। आगे हमें रिलेटिव लोअरिंग निकालना है, मतलब क्या निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल। तो ये तो हो गया चेंज इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल, इनिशियल मतलब प्योर, तो हमको डिवाइडेड बाय P10 करना है दोनों तरफ, डिवाइडेड बाय P10 करना है दोनों तरफ। तो यहां तक हम आ गए, यहां तक किसी को कोई डाउट है, पूछ लो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ओके, एक हमने यहाँ पे क्या किया, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, यहाँ पे P20 की वैल्यू हमने 0 ली है, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड नहीं डालना है आपको, सॉलिड डालना है, ये सिर्फ सॉलिड के लिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा एक इक्वेशन मिल गया, डेल्टा P इज इक्वल टू P10 इंटू x2। नाउ रिलेटिव लोअरिंग मतलब डिवाइडेड बाय P10, तो दोनों तरफ हमें डिवाइडेड बाय P10 करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय P10 दोनों तरफ करना है। तो अब वैसे तो यहीं से हमें पता चल जाता है क्या होने वाला है या कैसे होने वाला है ये सारी चीज़ें। सो मैं ऐसे कह सकता हूँ, डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू P10 x2 डिवाइडेड बाय P10। तो P10 कैंसिल हो जाएगा, सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू कितना बचेगा, x2 बचेगा। ओके, मिल गया, कोई उसमें
बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, x2 का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, राइट? x2 मतलब मोल फ्रैक्शन। तो x2 की जगह पे क्या लिखूं मैं? मोल फ्रैक्शन की जगह पे मुझे उसको ये करना है। उसका फॉर्मूला क्या है? x2 का फॉर्मूला क्या है? कोई बताएगा मुझे? यस, एनीवन, जल्दी। माइक स्टार्ट करके भी बता सकते हो। x2 मोल फ्रैक्शन। क्या हुआ? नहीं, सिंपल है ना। x2 मतलब मोल फ्रैक्शन है ना, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, एकदम सिंपल सा तो है x2 का मतलब। ठीक है। और यहाँ पे देखो, अभी जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बहुत कम रहता है, ओके। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके जो मोल्स रहेंगे, इसको हमने 1 कहा था, इसको 2 कहा था, तो N1 के मोल्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा, एज कंपेयर टू N2, ओके। तो यहाँ पे हम N2 को निग्लेक्ट कर सकते हैं क्लियरली यहाँ पे नीचे। तो कुछ एडिशन से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन बिकम्स डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन P10 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। ये हमारा इक्वेशन बन गया। मैंने N2 को निग्लेक्ट कर दिया। रीजन क्या है? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ओके। तो ये सिंपल सा कन्वर्जन किया। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे मोल्स भी नहीं चाहिए, मुझे मोल्स को भी और सिंप्लीफाई करना है, मतलब और उसको वैल्यूज डालने हैं। तो देखो मैं क्या डालूंगा, क्या यहाँ पे डाल सकता हूँ? कोई बताएगा? N2 मतलब क्या लिखता है, क्या लिखते हैं हम? डेल्टा पी अपॉन P10 इज इक्वल टू, N2 का मतलब होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास ऑफ 2, राइट, डिवाइडेड बाय N1 है ना, तो W1 अपॉन M1। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ, या थोड़ा सा उसको मैथमेटिकल स्टेप्स में इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूँ, P10 इज इक्वल टू, बताओ ऊपर क्या क्या लिखूंगा? यहाँ पे ऊपर लिखना है, क्या लिखूँ? W2M1 हाँ, M2W1। W, ठीक है, ये बन गया हमारा सेकंड फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला। सो बेसिकली आपको करना क्या है ना, एक फॉर्मूला याद रखना है, और आपको ये क्लिक होना चाहिए कि ये एक फॉर्मूला है ना, ये x2 की वैल्यू मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे n2 की वैल्यू मतलब ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई। तो ये कुछ ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखना है आपको ये फॉर्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पकड़ो और उसको याद करो, ठीक है। नए बच्चों को मैं ये ऐसे स्लाइड वगैरह, ये नए स्लाइड बनाता हूँ, लेकिन आपके लिए तो कोई सवाल ही नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें मालूम है, ठीक है। ये भी 2 स्लाइड का कंटेंट था, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम है, ओके। तो ये मैंने दे दिया, यही हमने किया है अभी, इसी इक्वेशन को हमने डिराइव किया, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड वन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोई डाउट है तो पूछ लेना, अभी भी पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो। आपसे आंसर्स नहीं आ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में इलेवेशन के बारे में अभी बात करना है हमें। सो बेसिकली होता क्या है ना, जैसे ही सॉल्ट हम ऐड करते हैं ना, तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गैस स्टेट में जाते नहीं है, तो वाटर को भी जाने नहीं देते, ठीक है। वाटर सिर्फ यहाँ से ही जा सकता है। तो जितने ज्यादा सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स, उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ओके। और वेपर प्रेशर कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ओके। तो इसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किस पे डिपेंड है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट पे, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सवाल ही नहीं। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो कॉमन सी चीज है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री
ये भी हमें मालूम है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1 तो 100 डिग्री पे इतना वेपर प्रेशर हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल मतलब सॉल्ट या शुगर के प्रेजेंस में। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे वेपर प्रेशर है, तो इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम रहता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखो कम है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखो ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूशन का हर बार ज्यादा रहता है। सो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला कि ये जो चेंज है ये किस पे डिपेंड है, तो मोलैलिटी पे डिपेंड है। तो देखो इसको पहले तो डेल्टा टीवी मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके, डेल्टा टीवी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, और हम ये चेंज कैसे निकालते हैं, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो यहाँ पे हायर वैल्यू कौन सी है, टीबी मतलब सॉल्यूशन की वैल्यू हायर है, माइनस अगर प्योर सॉल्वेंट होता तो उसकी वैल्यू टीबी जीरो, ओके, तो टीबी जीरो माइनस में है यहाँ पे, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू ये किया है, इसको याद रखना है इस चीज को, ठीक है। एंड ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या डेल्टा टी ये किस पे डिपेंड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देते हैं और यहाँ पे एक वैल्यू डालते हैं कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं के बी इंटू एम, के बी स्टैंड फॉर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये एक इक्वेशन मिल गया, बहुत मुश्किल नहीं है। सेम इक्वेशन हमें इस क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ये सेम इक्वेशन हमें फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी दिखाई दिया, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन देखो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट ये ज्यादा रहता है एंड सॉल्यूशन का कम रहता है, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड एंड गैस था, यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड का कोरिलेशन है, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ लिखना पड़ेगा रिलेटिव या फिर डिक्रीज इन वेपर, सॉरी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बिगर वैल्यू कौन सी है, बिगर वैल्यू यहाँ पे टी एफ जीरो की है, ठीक है, तो ये बिगर वैल्यू माइनस टी एफ, माइनस टी एफ, ओके। एंड देन फिर से वही बात कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलालिटी, एंड डेल्टा टी एफ को कैसे लिखना है, इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, राइट। तो बाकी है ही नहीं यहाँ पे, एक ही इक्वेशन है मोलारिटी के लिए इक्वेशन है। अब बाकी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है मोलारिटी के लिए, तो लेकिन वो लगा देंगे, कोई इशू नहीं है वहाँ पे, ओके। के का मतलब क्या होता है, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, नाम है इसका, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू एम। नाउ शायद इसके आगे, यस ये पूरा वही है, जानबूझ के दिखा नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। एम स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला कोई मुझे बताए, क्या होता है, Number of moles of solute upon kg. kg ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000. इनटू 1000, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मैं इसको मैं N2 कह सकता हूँ, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है ना, मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, N2, क्योंकि N1 हम वाटर के लिए दिया था, सॉल्वेंट के लिए दिया था, हमें सोल्यूट चाहिए N2। केजी ऑफ सॉल्वेंट मैं इसको कहूँगा वेट है ना, ये वाटर का है W1, ओके, इनटू वॉट 1000। अच्छा मुझे ये N2 भी नहीं चाहिए, N2 की जगह पे और मुझे उसको सिंप्लीफाई करना है, क्या इक्वेशन बनेगा बताओ, ये तो W1 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, 1000 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, N2 की जगह पे क्या लिखूं, एन मतलब मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर मास ना, तो ये 2 के लिए तो W2 अपॉन M2 इज इक्वल टू मोलैलिटी। तो ये इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को यहाँ पे डाल दो, एम के जगह पे नया इक्वेशन बन गया, राइट। अगर ये सब आपको मालूम है ना तो ये इक्वेशन बहुत मुश्किल नहीं जाती,
नाउ ये इक्वेशन यहाँ पे बन गया, तो इस इक्वेशन को जनरली M2 के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। M2 जो हम सोल्यूट डालते हैं ना, उसका मॉलिक्यूलर मास के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज का मेन एम क्या था, तो यही था कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना अननोन सब्सटेंस का। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। यहाँ पे देखो सेम चीज की है, मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा है। हाँ, ये 1000 लिखा है मतलब 2 बार है, डिवाइडेड बाय, तो ये मल्टीप्लाइड बाय ही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यही m के वैल्यूज को पहले वाले इक्वेशन में डाल दिया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो यहाँ पे m की जगह पे डाल दिया, तो यहाँ पे आप के एफ के बाद ये देख सकते हो। ठीक है, ये इक्वेशन है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ये इक्वेशन आया, देन m2 के लिए इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो ये यहाँ पे आएगा एंड डेल्टा टी एफ नीचे जाएगा। आ गया नेक्स्ट इक्वेशन, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है यहाँ। ओके, ये तो भूल जाओ क्योंकि ये जेडब्ल्यू के लिए होता है। पॉइंट समझ में आ गया? इक्वेशन मतलब ये बड़ा दिखता है इक्वेशन, लेकिन अगर आपको वैल्यूज मालूम है ना, कहाँ पे कौन सी वैल्यूज डालनी है, तो ये कहाँ से आया है, इतने छोटे से तो इक्वेशन से आया है, और क्या ये आपको मालूम नहीं है? मालूम है। ओके, तो ये हो गए दो प्रॉपर्टीज, नहीं सॉरी, टोटल 3 प्रॉपर्टीज। ओके, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट, 3 प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय पाई। कंसेप्ट क्या है पहले समझो। यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जहाँ से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते। कंसेप्ट ये है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी पास थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो if this semi-permeable membrane is placed between the solvent and solution, क्या लिखा है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे सॉल्वेंट है, सपोज सिर्फ वाटर है, और यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस सॉल्ट है। ओके, और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं एक ही डायग्राम में दोनों भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, सोल्यूट सॉल्वेंट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पे कुछ सॉल्ट है ही नहीं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम ही होगा ना, यहाँ पे सॉल्ट है ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे सॉल्ट है। ओके, इस केस में सॉल्ट है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही रहेगा। okay, if solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent to the solution, this process of flow of solvent is called as osmosis। तो जनरली क्या करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से अंदर जाते हैं। ओके, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ओके, सो बाहर से मॉलिक्यूल अंदर जाना, तो ये एरो तो थोड़े से गलत ड्रॉ किए गए हैं, लेकिन ये सिंपल सा पॉइंट है जहाँ से मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, या फिर आप कह सकते हो कि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। कब तक होता है ये ऑस्मोसिस? जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो। ठीक है, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लगभग सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर एक एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब यहाँ से जो पार्टिकल्स बाहर आते हैं ना, उनका रेट और अंदर जाने वाले पार्टिकल्स का रेट सेम होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, या ऑस्मोसिस वहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, या स्टॉप हो जाएगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर? तो देखो यहाँ पे वही चीज यूटिलाइज की है। देखो इनिशियल स्टेज में यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखो ये प्योर वाटर मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम, यहाँ पे सॉल्यूशन है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। हमें मालूम है लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, रिजल्ट क्या होगा? तो यहाँ पे वाटर लेवल कम हो जाएगी, यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाएगी। तो ये जो डिफरेंस है ना प्रेशर में, तो यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो इसी डिफरेंस को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे है ना, इक्विलिब्रियम। या फिर अब इसको गिनना तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो लॉजिकली किसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर? तो ये ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ये तो ऑस्मोसिस है ना, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस कहते हैं। इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है,
एक्सटर्नल प्रेशर जो हमें अप्लाई करना पड़ता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, द प्रेशर दैट जस्ट stop the flow of solvent is called as osmotic pressure. Solvent molecule always flows from lower concentration to higher concentration. Osmotic pressure is depend on the concentration of solution. तो obviously concentration of solution पे या concentration कहने से बेहतर है कि जो चेंज है ना concentration में डिफरेंस है उस पर ज़्यादा डिपेंड रहता है osmotic pressure। जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा osmotic pressure रहता है। ओके, सो क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि कोई डाउट है? समझा? नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको अभी हमें गिनना है ऑस्मोटिक प्रेशर को। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय पाई। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या फाउंड हुआ है देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली, जिसको हम ब्रॉड टर्म में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर टी। मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर टी। तो पाई के लिए हम कहते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ओके, सी आर टी। So pi stands for osmotic pressure, C stands for concentration, R stands for universal gas constant। और हम C की जगह पे, क्योंकि ये मोलैरिटी है तो मोलैरिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं इनटू R इनटू T। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमने ये लिखा ना N2 अपॉन V, इक्वेशन क्या बना दिखा देता हूँ, N2 अपॉन V आर टी, और N2 की जगह पे मैं दूसरा और एक लिख सकता हूँ W2 अपॉन W1। तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, W2 अपॉन M2 इंटू ऑब्वियसली V, ये नीचे है ना, इंटू RT। ये किसके लिए, पाई के लिए। नाउ हमें इक्वेशन किसके लिए चाहिए, M2 के लिए, तो M2 के लिए रीअरेंज करो, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आप इतना बड़ा इक्वेशन याद रखने से बेहतर है कि इसको याद रखो ना। ओके, और हमने 3 बार पहले यही किया है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, मतलब मोलैरिटी हो उसका फॉर्मूला लिखा, मोल आता है तो उसका फर्दर फॉर्मूला लिखा, राइट, यही तो चीजें की है। तो ये हो गया M2 के लिए फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था। नाउ व्हाट इज मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो वन बाय वन देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्वल टू 0.9% मास पर वॉल्यूम। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का एक इंफॉर्मेशन के लिए है ओनली। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन ब्लड के अंदर क्या होता है। इफ वी प्लेस अ सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9 mass by percent volume sodium chloride, water will flow out of the cell, they will shrink, and such solution is called as hypertonic solution। देखो सबसे पहले ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसको हम कहेंगे नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंडीशन 1। ओके, फर्स्ट। सेकेंड, अगर यहाँ पे हम इस ये जो रेड यूज करना पड़ेगा, ये जो है ना वाटर बाहर का, तो यहाँ पे मोर देन 0.9 मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन, सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो गया कब, और वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल के बाहर पानी चला गया, वाटर सेल के बाहर चला गया। ठीक है, उसी को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सिस्टम के बाहर या हम जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बाहर अगर जा रहा है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर उसका रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है और ब्लड सेल्स में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बाहर से वाटर अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
और ब्लड सेल्स स्वेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है, एंड दे कैन रप्चर आल्सो, ब्रेक भी हो सकते हैं वो। ओके, सो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ये दो कंसेप्ट है। ओके, बाकी ये फिर न्यूमेरिकल है एंड उसमें नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, जिसको हम आरओ सिस्टम, ओ आर नहीं, आरओ सिस्टम जनरली हम कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस का एक सिंपल सा मेथड है, रिवर्स ऑस्मोसिस का। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट वाटर, जो बोर का वगैरह पानी रहता है ना हमारे घर में, वो वाटर, और यहाँ पे एक मोटर रहती है जो पिस्टन के थ्रू, मतलब यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर एग्जर्ट करने से क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास हो जाएंगे, और यहाँ से पास हो जाने के बाद यहाँ पे हमें कलेक्ट होता है, ठीक है। पूरा सॉल्ट यहाँ पे कलेक्ट होता है, पूरा सॉल्ट यहाँ पे, तो ये बाहर छोड़ दिया जाता है पानी, ठीक है। तो आरओ को आपने देखा होगा, एक इनपुट रहता है, ठीक है, और दो आउटपुट रहते हैं, एक प्योर वाटर के लिए, एक सलाइन वाटर के लिए, राइट। तो प्योर वाटर यहाँ पे मिलता है, सलाइन वाटर ये वाला, ठीक है, सेपरेशन यहाँ पे होता है। सो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड if the pressure larger than the osmotic pressure is applied on the solution side. This phenomenon is called as reverse osmosis. कंसेप्ट को समझो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। आइडियली क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ फ्लो होना चाहिए आइडियली, ठीक है। अगर हमारी मशीन बंद हो गई, प्रेशर नहीं यूज किया, तो लेफ्ट टू राइट मूव होना चाहिए। लेकिन जैसे हम पिस्टन यूज करते हैं या प्रेशर यूज करता है, तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। यूज्ड इन desalination of seawater, workable porous membrane is a film of cellulose acetate, तो अलग अलग बनता है सेल्यूलोज एसिटेट प्लेस्ड ओवर अ सुटेबल सपोर्ट। तो ये बाकी थोड़ी बहुत मैकेनिकल चीजें हैं, लेकिन चलो ठीक है। सेल्यूलोज एसिटेट इज परमेएबल टू वाटर बट इम्परमेएबल टू impurities and ions present in the sea water. It is used as portable water purifier, मतलब घर में जो आरओ है वहां पे भी इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। सेल्यूलोज एसिटेट की फिल्म। ओके, तो पहले तो एक मिनट, हाँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी 1 मिनट बाकी है, तो सेशन को डिस्कनेक्ट करता हूँ, वापस से ज्वाइन करना, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ फिर आज। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो ये हमने अभी देख लिया रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है इस पर, तो ये आपको पीपीटी में मिल जाएंगे अगर आपको देखना है, ट्राई करना चाहते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट्स
जो सॉल्यूशन में डालने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, क्योंकि वाटर में जैसे ही डालोगे इट बिकम्स Na+ एंड Cl-। ठीक है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे कंपाउंड जो डिजोल्व हो जाते हैं। इस पे इलेक्ट्रोलाइट्स की भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो डिसोसिएशन में चले जाने वाले और जो डिसोसिएशन में ना जाए। ओके, तो चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर is the best qualitative property for determining molecular mass of a non-volatile substance, and believe me इस पे क्वेश्चन आया था, which of the following qualitative property is best method to calculate the molecular mass of unknown solute। इस पे नीट पे क्वेश्चन आ गया था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या ये सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सबसे बेहतर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आउट ऑफ 4। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेहतर प्रॉपर्टी है जिससे आप एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन पे डिपेंड रहते हैं। अब मैं सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। ये चार तो फैक्टर हो गए, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर दिए। अब बैक टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगेन, और थोड़ा बहुत कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे एंड देन उसको मॉडिफाई करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड होता है। आप सॉल्ट ज़्यादा डालोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा चेंज होगी, कम डालोगे कम चेंज होगी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सपोज शुगर हमने डाल दिया, तो शुगर जैसे ही डालते हैं शुगर के कुछ आयंस नहीं बनते या शुगर ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, दो हिस्सों में ब्रेक नहीं होता, जैसे NaCl ब्रेक होता है। NaCl जैसे दो हिस्सों में ब्रेक होता है ना, आयंस बनते हैं, ऐसे शुगर नहीं बनता। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, या फिर अमोनिया उस तरह से। या फिर इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट होते हैं ना सोल्यूशन में जाके, NaCl CaCl2, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे सोल्यूशन में जाएंगे आयंस बनाएंगे। ठीक है, तो उसके आयंस काउंट करने हैं। या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स। या फिर इट कैन आल्सो डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे या मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें से पहला फैक्टर ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप जो सुटेबल लगे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब NaCl मैंने एग्जांपल बता दिया, CaCl2 और बाकी सारे बहुत। मोर द नंबर ऑफ आयंस ऑन द आयनाइजेशन, यहाँ पे M बाकी है, मोर विल बी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी। ओके, फॉर टू डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन हैव सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब दो अलग अलग नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप ले लो, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जांपल अगर मुझे देना है तो एक मैंने यूरिया दे दिया एंड सेकंड कौन सा दिया था, शुगर। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज 1 मोलर है और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फॉर डिफरेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेम सोल्यूट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोर फॉर द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, ठीक है, दो सॉल्यूशन लिया है, सेम सॉल्यूशन है किसी भी कंपोनेंट का, सपोज शुगर का है, यहाँ पे भी शुगर का, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा रहेगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, ये सिंपल से कुछ लॉजिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अजम्पशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की है। द रिलेशन बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। दो अजम्पशंस है। फर्स्ट, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सो द राउल्स लॉ इज ओबेड। तो फर्स्ट पॉइंट इज राउल्स लॉ ओबे किया जाता है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। मतलब जब भी हम
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं ना, m2 की वैल्यू हमने इक्वेशन पूरा सारे इक्वेशन m2 के लिए मॉडिफाई किए थे, राइट। तो ये कैलकुलेशन करते टाइम दो अजम्पशंस है। फर्स्ट, राउल्स लॉ को ये सॉल्यूशन ओबे कर रहा है, ठीक है। एंड सेकंड अजम्पशन, द सोल्यूट नाइदर अंडरगोज डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। मतलब NaCl जो ब्रेक होता है ना, ये हमने अज्यूम नहीं किया है, या ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है Na प्लस एंड Cl माइनस में जाता है, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है। शुगर जैसे, शुगर पहले भी C6H12O6 बाद में भी उतना ही, तो वो हमने एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन में नहीं जाता, ये हमने अजम्पशन किया है, और वही अजम्पशन पे ये सारे कैलकुलेशंस हमने अभी तक लिखे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट, लेकिन प्रैक्टिकली वैसे होता नहीं है। दोनों भी चीजें होती है, एक तो एसोसिएशन भी होता है एंड सेकंड वन डिसोसिएशन भी होता है। तो उसके हिसाब से हमें इक्वेशन को फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा या चीजों को देखना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए एक प्रॉपर एग्जांपल चाहिए हमें। चलो बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, एसिटिक एसिड अगर हमने बेंजीन में डाल दिया, ठीक है, एसिटिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, तो एसिटिक एसिड एसोसिएशन में एसोसिएशन में जाता है, ओके। एसोसिएशन का मतलब क्या है, टू मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डाइमर बनाते हैं, ओके। इसको हमने कहा एसोसिएशन, ठीक है। सो इट लीड्स टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। मगर इसका मतलब ये है कि हमने अगर 10 मॉलिक्यूल्स डाल दिए तो एसोसिएशन के बाद कितने बचेंगे, ओनली 5, ठीक है। तो ये एक पॉइंट, तो एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं ड्रास्टिकली। देयरफॉर हायर वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड फॉर मॉलिक्यूलर मासेस। तो मॉलिक्यूलर मास काउंट करोगे तो हायर मास तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए मास आएगा ना, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास डबल आएगा डायरेक्ट। तो हायर वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड फॉर मॉलिक्यूलर मासेस देन नॉर्मल वैल्यू फॉर द अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है एसोसिएशन के साथ। और जनरली कोरिलेशन अगर आप फाइंड आउट करोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। आप कोई भी इक्वेशन ले लो, कोई भी इक्वेशन 4 में से, ये आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ही दिखाई देगा M2, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है, मतलब क्लिक नहीं हो रहा, तो कोई भी आप इक्वेशन देख सकते हो। देखो ये इक्वेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डेल्टा TF, उसके लिए ये M यहाँ पे आया था और डेल्टा TF नीचे आया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। सारे इक्वेशंस में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। नेक्स्ट, डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक के दो या चार हो जाना। सॉलिड सोल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हमें मालूम है, सॉलिड अगर ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन ये चीज किस पे डिपेंड है, पार्टिकल्स पे। और होता क्या है, NaCl डाल दोगे तो पार्टिकल का नंबर बढ़ जाता है, ओके। बट इन मोस्ट केसेस लाइक NaCl, इफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व, मतलब 1 मोल हमने NaCl को ऐड कर दिया, 1 मोल, ठीक है, dissolved in water, it forms 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl minus। तो ये डिसोसिएट होके क्या बनाते हैं, 1 मोल ऑफ Na plus एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस। तो ये तो हो गए 2 मोल, ये 1 प्लस 1, ये तो हो गए 2 मोल, हमने तो डाले थे 1 ही मोल। तो यहाँ पे चेंज जो है ना वो ड्रास्टिक चेंज होगा, ठीक है। फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है डिसोसिएशन का। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फैक्टर ऐड किया गया, इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक फैक्टर ऐड किया गया जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय I, ओके। कैलकुलेट कैसे करना है, तो इट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। कितना एसोसिएशन या कितना डिसोसिएशन हुआ है वो हमें बताता है। तो कैसे निकालते हैं, I की वैल्यू इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। एसिटिक एसिड का ही ले लो ना, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल लिखूंगा मैं यहाँ पे n, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस आता है तो I की वैल्यू कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, अदरवाइज स्टैंडर्ड स्टेट में I की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा आएगा, नॉर्मल बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बड़ी है तो I की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास बीइंग मोर देन दैट ऑफ नॉर्मल, द फैक्टर वैल्यू इज लेस देन 1, ठीक है। और डिसोसिएशन में क्या होगा,
डिसोसिएशन में उसका अपोजिट मोर देन 1 होगा, और अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ भी नहीं हो रहा तो आई की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपाउंड देखो K2SO4, जैसे वाटर में डाल दो तो ये बहुत सारे, ये 2K+K और एक SO4K, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस बनते हैं, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 3। नंबर ऑफ आयंस कितने बन गए? 3 बन गए ना, 3। यहाँ पे देखो एसिडिक एसिड, ये 2 मिला के 1 हो गया ना, तो आई की वैल्यू कितने हो गई? 1/2। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली भी आप मतलब निकालना ही है, थ्योरेटिकली आपको निकालना है, हर बार क्वेश्चन में थ्योरेटिकली निकालना है, सवाल ही नहीं उस चीज पे। कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, मतलब ये। तो यहाँ पे क्या आया? आई की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 3, और यहाँ पे क्या आया? आफ्टर डिसोसिएशन 1 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितने, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा ना, 2 लिखना पड़ेगा, तो 1/2। ओके, तो सॉल्यूशन में कितने आयंस है डिवाइडेड बाय इनिशियली कितने आयंस थे उसके मोल्स। ओके, उस हिसाब से आई की वैल्यू आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई को बहुत तरीके से हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या फिर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन, या आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन। तो बहुत सारी चीज़ों से आई की वैल्यू को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और उससे करना क्या है, ये पूरा स्टडी करने के बाद हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1, उससे पहले हमें आई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। हमें मालूम नहीं एसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली सारे इक्वेशंस को मॉडिफाई किया है या करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो आई यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे और यहाँ पे, तो सारे फोर्थ इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया आई की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इस चीज को भूलना नहीं है। सो आई की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो NaCl 2 आयंस बनाता है, आई की वैल्यू 2। ठीक है, KCl 2 आयंस बनाता है, आई की वैल्यू 2। MgSO4 कितने आयंस बनाता है? अगेन 2, आई की वैल्यू 2। यहाँ पे कितने आयंस? 3, आई की वैल्यू 3। ओके, और प्रैक्टिकली भी अगर आप देखोगे, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, ये सारी चीज थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल वैल्यू आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इसके पास आती है, इसके पास आती है बहुत ज्यादा। ओके, तो ये पॉइंट है पहले तो। ओके, ये पूरा हो गया आई की वैल्यू, और ये आई क्या बताता है हमें? डिसोसिएशन बताता है, कितना डिसोसिएशन हुआ। एंड डिसोसिएशन का दूसरा मतलब तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हम ले सकते हैं ना, अल्फा। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम अल्फा को आई के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, अल्फा को आई के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो आई हमारा ये थ्योरेटिकली हम निकाल सकते हैं, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। सपोज ये 100 मॉलिक्यूल्स है, ऐसे कंसिडर करते हैं NaCl है। ठीक है, NaCl उसके हमने 100 मॉलिक्यूल्स ले ली, तो हमें मालूम है कि 100% डिसोसिएशन होता है, तो अल्फा की वैल्यू 100% डिसोसिएशन पूरा हो जाता है। ठीक है, सो और ये तो 100% हो गया, आई की वैल्यू क्या आ जाती है? आई की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 आ जाती है। हमें यही ढूंढना है कि इन दोनों में कोरिलेशन क्या है, कैसे निकालेंगे। ओके, हालांकि हम NaCl के मैंने तो आपको एग्जांपल बता दिया, लेकिन ये सॉल्ट है, 100% डिसोसिएट होगा। लेकिन अगर हम वीक एसिड के बारे में बात करें, वीक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस। तो अगर हम इसकी आई की वैल्यू के बारे में बात करें तो कितना लिखोगे? 2 कैसे लिख सकते हो? प्रॉब्लम आएगी ना। क्या प्रॉब्लम आएगी? यहाँ पे ये तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये 2 आयंस बन रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद। ओके, 2 आयंस बनते, लेकिन ये सारे के सारे जाते नहीं ना डिसोसिएशन में, तो आई की वैल्यू डायरेक्टली 2 कैसे आएगी? नहीं आएगी। मतलब थ्योरेटिकली तो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएशन में नहीं जाते। तो प्रैक्टिकली आप कितना भी कैलकुलेट करो, आपको आई की वैल्यू 2 आएगी नहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो वहां पे
एक करेक्शन फैक्टर या कोरिलेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, विच इज नथिंग बट अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो उसके लिए हमें इक्वेशन मतलब इक्वेशन याद करना है, डेरिवेशन उसका नहीं है। सो इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल और आयन। इसको हम कहते हैं इट इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट्स। आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएशन में चले गए, इसका रेशियो मतलब अल्फा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसको यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? सो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एम माइनस वन। एम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, ओके। एम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चेंज क्यों आया था? ये जो है ना, हम थ्योरेटिकली वैल्यू देख रहे हैं 3 और यहाँ पे वैल्यू 2.84 क्यों आ गया? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो डिसोसिएट हुए ही नहीं। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो डिसोसिएशन हुए ही नहीं, मतलब जिनकी अल्फा की वैल्यू कम थी, डिसोसिएट हुए ही नहीं। तो इसका इफेक्ट यहाँ पे गिरा। मतलब हम थ्योरेटिकली चाहते थे कि 3 आए, लेकिन ये आया नहीं क्योंकि अल्फा बीच में आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं था, ठीक है। तो वही कोरिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया गया इन दिस इक्वेशन, ओके। तो ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आई थिंक इस पे कोई अभी, हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक मिनट, ये कैंसिल, ये चैप्टर खत्म हो गया। सो हाँ, अभी आप मुझे बताओ कि इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? ओके, चलो पहले तो एक न्यूमेरिकल जानबूझ के लेता हूँ, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्राई करेंगे इसको। देखो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वैल्यू दी है अल्फा की, ऑफ PCl5 इज 60%, मतलब 100% डाल दोगे, 100 मॉलिक्यूल डाल दोगे तो 60 डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देन फाइंड आउट द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करना है। तो PCl5 कौन से रिएक्शन में जाता है? ये रिएक्शन में, ओके। और हमें जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज करेंगे ना, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया है देखो, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एंड ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इसका कोरिलेशन है, तो डिसोसिएशन निकालना है। इनिशियल मोल्स, ऑब्वियसली इसके इनिशियल मोल्स 1 होंगे, प्रोडक्ट के 0 हो जाएंगे, ठीक है। कुछ समय बाद 60% डिसोसिएशन में जाता है ना, तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा मतलब परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये अगर 100 रहेगा, ठीक है, तो उसमें से 60 चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 60 बनेंगे और ये 60 बनेंगे आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स, ओके। तो अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये परसेंटेज में है, और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, ये तो सबको मालूम है। तो अगर हमें सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, 100 का कन्वर्जन करना है, तो 60 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। इट इज इक्वल टू 0.6, ओके, 0.6। सो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कितने टोटल मोल्स कितने हैं? इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स कितने हैं? तो 1 माइनस अल्फा, देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, टोटल मोल्स ये है ना, 1 माइनस अल्फा इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स, तो ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, 1 प्लस अल्फा ये हो गए टोटल मोल, ओके। टोटल मोल्स जो हम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, राइट। अब इसी को यूज करेंगे थेरोटिकली। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? ये तो हो गया टोटल मोल्स 1, ये हो गया यहाँ तक 1 प्लस अल्फा।
ठीक है, तो ये तो हो गए ऑब्जर्व्ड मोल्स, जो प्रैक्टिकली रहेंगे। थ्योरेटिकली कितने रहेंगे, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से हम फाइंड आउट करना पड़ेगा। थ्योरेटिकली मतलब यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, तो आई की वैल्यू हो गई 2। तो ये बात की बात। चलो यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व मोल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मोल्स, ये ऑब्जर्व मोल्स हमने यहाँ से निकाले, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, ये ऊपर आता है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। सो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, सिर्फ वैल्यूज डाल देंगे। ऑब्जर्व्ड मोल्स 1 प्लस अल्फा, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो 206 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 लिया है क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स 1 रहेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद, सिंपली सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू फाइनल मिल जाएगी जो कि है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट की, ठीक है। तो ये आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का भी यूज करना पड़ेगा। ऐसे तो सर बहुत ये है। Excuse me, sir. 206 PCl5 का था क्या, मॉलिक्यूलर थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट? यस, और कोई क्वेश्चन है किसी का? दर्शना कुछ क्वेश्चन था शायद, ये इसका है। देखो अभी तक सॉल्व तो नहीं किया हमने, मतलब एमसीक्यूज में अभी तक हम गए नहीं है, और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस है, JEE के भी क्वेश्चंस है, नीट के भी है, और तो वो टॉप टिगर से भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो टॉप टिगर के क्वेश्चंस वैसे भी आपको शायद मिलते होंगे, ठीक है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नीट के क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है? नहीं यस, कल एक क्वेश्चन भेजा था, लोकेशन उसको देखते हैं। 1-2 मिनट दे दो मुझे। स्टॉप करता हूँ, ये पेन के लिए क्लोज पीपीटी रखता हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे लग सकता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ठीक है, व्हाट्सएप से इमेज लेनी पड़ेगी। ओके, शायद सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यस और नो, कोई कंफर्म करे। Yes, sir. ओके, चलो, बहुत बड़ा क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसका? ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम सॉल्वेंट के लिए 1 लिखते हैं, सोल्यूट के लिए 2 लिखते हैं, ठीक है, तो मैं x2 लिखूंगा, इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करते हैं, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो ये सिंपल से इक्वेशन हमारे लिए x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इतना याद रखो, ठीक है, हमें x2 फाइंड आउट करना है। नाउ हमें दिया क्या है, मोलरिटी दिया है,
तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब जिसको मैं कहूंगा W1 मल्टीप्लाइड बाय 100, नहीं सॉरी 1000। ओके, अब m की वैल्यू 1 है, तो क्या मैं हाइपोथेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ 1 मोलर सॉल्यूशन कब बनेगा, जब n2 की वैल्यू 1 होगी, व्हेन 1 मोल ऑफ n2 डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन बोला है, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्वेंट की जगह पे वाटर लिख सकता हूँ, 1 kg ऑफ वाटर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यस और नो, 1 मोलर के लिए? सर बट N2 1 कैसे लिख सकते हैं? N2 1 कैसे हो सकता है? तो अगर मोलैरिटी 1 है, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नहीं तो 0.5 डिसॉल्व इन 0.5 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ ना, वॉल्यूम मेरे मुझको उसके हिसाब से, ये वेट को उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। सर आपने मोलैरिटी लिया है ना? मोलैलिटी, यस, स्मॉल एन। सर अगर मोलैरिटी बोला ना आपने, नहीं नहीं, मोलैलिटी स्मॉल एन, मोलैलिटी। और मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, तो वही फॉर्मूला मैंने यूज किया। ये तो मेरे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी। ठीक है, उन्होंने मोलैलिटी की वैल्यू 1 दी है, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली मैं अज्यूम करूँ कि मेरे पास वॉल्यूम या सॉरी वाटर का वेट कितना है, सपोज 1 kg है सपोज, तो N2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी तो ये जाके रेशियो 1 आएगा ना। अच्छा, मैं 1 की जगह पे दूसरी भी ले सकता हूँ, मतलब ये मैं 1 मोलार मोलाल ऐसे भी बन सकता है, 0.5 मोल्स ऑफ N2 डिजॉल्व इन 0.5 kg ऑफ वाटर, तो भी 1 ही आएगा ना। तो मैं वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 1 वैल्यू ले ली कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा सा इजी जाएगा इसलिए। ओके, क्लियर? क्या और कोई डाउट है? बोलो। नो सर। सो मैंने जैसे ही ये अज्यूम किया, क्योंकि मुझे मोलैलिटी मोलैलिटी 1 है, तो कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही ये मैंने अज्यूम किया, मुझे 2-3 वैल्यूज मिल गए। N2 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, तो N2 की वैल्यू मुझे 1 तो मिल ही गई है, डिवाइडेड बाय N1 की वैल्यू। अब N1 मतलब वाटर का रहता है, N1 मतलब मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर में कैसे निकालूंगा? मैं इसको डायरेक्टली इतना बड़ा लिखता नहीं हूँ, अभी आपको बहुत कुछ मालूम है। तो N1 इज इक्वल टू given weight, which is nothing but 1000 gram divided by 18। गिवन वेट क्या लिया है, 1 kg ऑफ वाटर, मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18 है, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, कितना आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 18, इट शुड बी 55.55 इज इक्वल टू 55.55 55.55 is equal to n divided by 56.55। अब यहाँ पे n भी लिखना गलत है, 1। So 1 divided by 56.55 कितना आता है? Is it 0.0177? क्रॉस चेक करके देख लो, और कोई क्वेश्चन है तो भी बता दो। लोकेश आंसर मिल गया, समझ में आया कि नहीं बताओ? कृष्णा, कौशल, समझ में आया सर कि पण नाही? एक्झाम मध्ये एवढं फास्ट कॅल्क्युलेशन कसं होईल? कुठं तुमच्या एक्झाम मध्ये आलं हे बरं.
नीट मध्ये कॅन्सल होणारी व्हॅल्यूज येतात. मी सांगितलं तुम्हाला, तुमचा विश्वासच नाही माझ्यावर, मी काय करू आता? काय होतं ना एक्झाम मध्ये, आयदर तुम्हाला मग कॅल्क्युलेशन आले तर ऑप्शन्स असे नाही, ऑप्शन्स असे 3/2 अशा टाइप मध्ये येतील, जेणेकरून हे कॅन्सल सहज करता येतील बिना कॅल्क्युलेशन, आणि मग तुम्हाला आन्सर येतील. ओके, Okay, sir. चलो ये हो गया अपना. नाउ बैक टू आवर पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके. ये हमारा सेकंड लेक्चर है ना सॉल्यूशन का? यस, सेकंड है कि थर्ड लेक्चर है? सॉल्यूशन पे हमारा थर्ड लेक्चर है कि सेकंड लेक्चर है, कोई बताएगा मुझे? सेकंड अच्छा, second है. If molarity of dilute solution is doubled, the value of molar depression constant will be, बताओ. सर एक सॉलिड स्टेट का भी डाउट था मेरे को. भेज दो ना, भेज तो दो. मैं चाहता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे भेजो, मैं रीजन बताता हूँ. देखो, आप ऐसे क्वेश्चन भेज रहे हो जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये तो मतलब आपकी तो 12th हो गई ना अभी, तो आपको सिंपल क्वेश्चन तो भेजेंगे नहीं, थोड़ा सा मुश्किल भेजेंगे. तो कभी कभी मुझे नहीं आता होगा, तो मुझे भी टाइम मिलना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि व्हाट्सएप पे भेजो. आप अगर मतलब नया नया सिखाते हो, रहूंगा ना मैं आपको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बहुत चांसेस कम रहते हैं मुश्किल क्वेश्चन आप पूछें, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मुझे नहीं आते, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर. लेकिन अभी आपको 2-3 बार रिवीजन हो गई है अभी, मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे भेजिए, बाकी कुछ रीजन नहीं भेज दिया. है. चलो देखता हूँ साइड बाय साइड. तो पहले ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ. फर्स्ट का आंसर डी नहीं है. फर्स्ट का आंसर डी नहीं है. फर्स्ट का डी नहीं है, पहले का बोलो. यस, आंसर इज सी. बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे? देखो ये कांस्टेंट है ना, तो आप वैल्यू कितनी भी चेंज कर लो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है, मोलैरिटी चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, केएफ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? सॉरी, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. तो ये तो सिंपल है, मोलैरिटी. ए. थर्ड, बेरियम हाइड्रोक्साइड की वेंटॉफ फैक्टर कितना होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड का वेंटॉफ फैक्टर कितना होगा, ऐसे उन्होंने पूछा. एनी आइडिया? ओके, दर्शना सही है.
कौशल को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है। बेरियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फॉर्मूला BaOH twice. ट्वाइस है ना, तो टोटल 3 आयंस बनेंगे, खत्म। थ्राइस है ना, सॉरी ट्वाइस है ना, तो उस वजह से। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा फैक्टर यहाँ पे इनकरेक्ट है? कौन सा इनकरेक्ट है? क्या बात है लोकेश, करेक्ट 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 करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। सी आंसर नहीं है, आंसर शुड बी सी नहीं होता, डी होता। डेल्टा एक्स ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ये कहाँ पे भी नहीं है। डेल्टा एक्स ऑफ मिक्सिंग, अगर मिक्सिंग हो रहा है सॉल्यूशन बनने के लिए, हमने बहुत बार ये लिखा ना, ए प्लस बी डिजोल्व होता है, ये स्पॉन्टेनियसली डिजोल्व हो रहा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 कैसे होगी? इट शुड बी पॉजिटिव। ओके, इट शुड बी पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू याद रखना, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct, assuming that the temperature। ओके, बहुत बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो, assume that the temperature constant between the vapor phase data, ठीक है। वेरी गुड, लोकेश करेक्ट है। देखो तो, वेपर प्रेशर दिया है दोनों का, ठीक है। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है ना वेपर प्रेशर, राइट। वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब क्या है कि ये इसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, वेपर्स में इसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। ओके, यहाँ पे मोलार मिक्सचर दिया है, मोलार मिक्सचर 1:1, लेकिन सबसे ज्यादा इसके मॉलिक्यूल्स गैसेस स्टेट में जाएंगे, आंसर शुड बी सी, द वेपर्स विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन मोर वोलाटाइल है, बेंजीन मोर वोलाटाइल है, ये है उसका रीजन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो डाला है ना, तो मुश्किल लगता तो नहीं है, या नया क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेते हैं इसको।